बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे जो है मौर्यतर काल। मौर्यतर काल में हम लोगों ने देखा था कि मौर्यों का जब पतन हो गया, मौर्यों की सत्ता समाप्त हो गई, तो कुछ देसी राजवंश और कुछ विदेशी राजवंश स्थापित हो गए थे। तो ये जो देसी राजवंश थे सुंग, कण्व, सातवाहन, ये हमने पिछले क्लास में इस पर बात कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे विदेशी राजवंशों में। तो विदेशी राजवंशों में सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे यवनों पर। ठीक है, तो यवन जो थे ये बैक्टीरिया से आए थे, बैक्टीरिया यानी अफगानिस्तान से। और पहलव जो थे ये पर्थिया यानी ईरान से आए थे। शक मध्य एशिया की घुमक्कड़ जाति थी और कुषाण जो थे ये चीन के यूची कबीले से संबंधित थे। तो इसमें यवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहलव बहुत कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि यवनों की ही एक शाखा आप मान सकते हैं पहलवों को। तो चलिए आज हम लोग यवन और पहलव पर बात करना शुरू करते हैं। तो यवन जो है, सबसे पहले तो ये जो यवन हम लोग लिखते हैं, इस यवन के दो तीन नाम हैं। सबसे पहले यवन भी इनको कहा जाता है, हिंद यवन भी इन्हें ही कहा जाता है, हिंद यवन भी आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और इंडो ग्रीक। ठीक है, अंग्रेजी में इन्हें इंडो ग्रीक शासक कहा जाता है। तो सबसे पहले इनका ओरिजिन कहाँ था? तो आपने सुना है सिकंदर। ठीक है, तो ये जो सिकंदर था, सिकंदर जब भारत से लौटा तो इसने अपने भारत में जीते हुए प्रदेशों का दायित्व जो है अपने सेनापतियों को सौंप दिया था। और इन सेनापतियों में लड़ाई झगड़े के बाद जो है अंततः सेल्यूकस जो है ये बैक्टीरिया का राजा, बैक्ट्रिया यानी अफगानिस्तान का शासक बनता है। यानी सिकंदर के जो जीते हुए भूभाग थे उन पर राज करता है सेल्यूकस। ठीक है, सेल्यूकस का जो उत्तराधिकारी होता है इसका नाम था एंटियोकस प्रथम। एंटियोकस प्रथम भी एक शक्तिशाली ही राजा था और इसने सेल्यूकस और सिकंदर के राज्य को यथावत बनाए रखा, जिस जैसा का तैसा। इसके बाद एक और शासक होता है जिसका नाम था एंटियोकस द्वितीय। इसका नाम था एंटियोकस द्वितीय। एंटियोकस द्वितीय दुर्बल उत्तराधिकारी था। इसके समय इसके साम्राज्य में जगह जगह विद्रोह हो जाते हैं और इस विद्रोह का परिणाम ये होता है कि इनका जो साम्राज्य है ये कई टुकड़ों में बढ़ जाता है, जिसमें दो महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है बैक्ट्रिया, एक होता है बैक्ट्रिया और दूसरा जो होता है ये होता है पर्थिया। ठीक है, ये बैक्ट्रिया यानी जो आज का अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है ये, और पर्थिया जो था ये था ईरान वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यही बैक्ट्रिया और पर्थिया, यही जो हम लोगों को देखना है, यानी यवन और पहलव, ये हमें देखने हैं। तो इसमें जो है ये पहलव बहुत कम महत्वपूर्ण है, इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ तुरंत, है ना। ये जो पहलव वंश था, इस पहलव वंश का पहला जो शासक था इसका नाम था माउस। ठीक है, जिसने भारत पर आक्रमण करके कुछ भूभाग पर कब्जा कर लिया था। माउस के बाद जो शासक बनता है इसका नाम है गोंडो फर्निस। ठीक है, माउस के बाद में शासक बनता है गोंडो फर्निस। ये इस वंश का सबसे शक्तिशाली या प्रतापी शासक था। इतिहासकारों का मानना है कि इसके शासनकाल में भारत में ईसाई धर्म प्रचारक जो थे ये सेंट थॉमस या कहीं कहीं पर सेंट टॉमस। ठीक है, ये सेंट थॉमस या टॉमस जो है ये भारत में ईसाई धर्म प्रचार के लिए आए थे। ठीक है, तो पर्थिया में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो पर्थिया का पहला शासक याद रखिएगा माउस, चूहा या कंप्यूटर माउस, जो भी याद कीजिए। और इस वंश का शक्तिशाली शासक था गोंडो फर्निस, जिसके शासन काल में भारत में पहला ईसाई धर्म प्रचारक सेंट टॉमस या सेंट टॉमस भारत आए थे। ठीक है, तो इसमें माउस वाले में इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे बैक्ट्रिया में। तो ये जो पर्थियन थे, ये पर्थिया का काल जो है, ये पर्थिया को हम लोग देख लिए, ये पर्थिया हो गया। ये पर्थिया में आपको माउस और गोंडो फर्निस, यही दो लोगों को आपको बेसिकली याद रखने हैं। अब हम लोग चलेंगे किस पर? तो अब हम लोग चलेंगे ये जो हमारा मेन स्ट्रीम है यवन या बैक्ट्रिया के शासक। अब ये दूसरा पार्ट बैक्ट्रिया को देखते हैं, चलिए।
ये जो हमारे बैक्ट्रिया वाले शासक है, इस बैक्ट्रिया में भी 2 वंश हुए, ठीक है। ये जो हमारे बैक्ट्रिया के शासक है, विद्रोह के बाद ये बैक्ट्रिया में 2 वंश होंगे जो भारत के साथ जिनका संबंध होगा, ठीक है। तो इसमें पहला जो राजवंश है, इस राजवंश को हम लोग कहते हैं, पहला जो राजवंश है ये है डेमेट्रियस वंश। क्या नाम है? डेमेट्रियस वंश। और दूसरा जो वंश होगा इसका नाम है यूक्रेटाइड्स वंश। यूक्रेटाइड्स वंश, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेमेट्रियस वंश को देखते हैं। तो ये जो डेमेट्रियस वंश है, डेमेट्रियस वंश का पहला जो शासक था इसका नाम था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम, ये जो डेमेट्रियस प्रथम है इसने भारत पर आक्रमण किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला शासक था वो डेमेट्रियस वंश का शासक डेमेट्रियस प्रथम था। इस समय में भारत में मौर्य वंश का शासन चल रहा था, ठीक है। और मौर्यों का अंतिम शासक का नाम आपको पता है, उनका अंतिम नाम जो था ये था वृहद्रथ, ठीक है, वृहद्रथ। और इस वृहद्रथ का सेनापति कौन था? तो इस वृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। ये कहानी मैंने आपको शुंग वंश में बताया था। अब डेमेट्रियस वंश जब भारत पर आक्रमण कर रहा था तो पुष्यमित्र शुंग वृहद्रथ को बार बार बता रहा था कि आक्रमण को रोका जाए, लेकिन चूंकि ये लोग सभी बौद्ध धर्म को मानते थे इसीलिए ये हिंसा नहीं चाहते थे, इसीलिए ये प्रतिरोध करने के पक्ष में या लड़ाई झगड़ा करने के पक्ष में नहीं थे। तब पुष्यमित्र शुंग को वृहद्रथ की हत्या करनी पड़ी और मौर्य वंश को समाप्त करके शुंग वंश स्थापित हुआ, ठीक है। लेकिन इतने समय तक जो है ये डेमेट्रियस वंश ने पश्चिम भारत पर कब्जा कर लिया था और सियालकोट है ना, सियालकोट जिस आज का सियालकोट है, उस समय शाकल कहा जाता था इसे। तो इस पर कब्जा कर लिया था किसने? डेमेट्रियस प्रथम ने, और इसे अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। आपको ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि डेमेट्रियस प्रथम के समय यवनों की राजधानी तो शाकल या सियालकोट थी, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के बीच में जब तक बातचीत हो रहा है तब तक यहाँ कब्जा कर लिया। अब पुष्यमित्र शुंग के हाथ में जैसे ही सत्ता आती है, वृहद्रथ को मार करके ये राजा बनता है, तो ये जाना चाहता है डेमेट्रियस से युद्ध करने, ठीक है। लेकिन इसका एक जो है ये पोता होता है जिसका नाम है वसुमित्र। वसुमित्र बोलता है दादाजी आप घर में बैठिए, इन यवनों को मैं देख लेता हूँ। और ये वसुमित्र जाता है और डेमेट्रियस से युद्ध करता है और इस डेमेट्रियस को युद्ध में हरा देता है, ठीक है। कौन हराता है? तो वसुमित्र, ठीक। अब इस डेमेट्रियस के बाद में राजा बनता है डेमेट्रियस द्वितीय। डेमेट्रियस द्वितीय ने भारत में कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद राजा बनता है मिनेंडर, ठीक है, मिनेंडर। इसे भारतीय स्रोतों में मिलिंद भी कहा जाता है। तो मिनेंडर या मिलिंद राजा बनता है। मिनेंडर के बारे में कहा जाता है कि ये सिकंदर से भी ज़्यादा महान था और इसने अकेले ही भारत में सिकंदर से भी ज़्यादा क्षेत्र जीत लिया था, ठीक है। खैर जो भी बात है, अब जब तक मिनेंडर यहाँ पर आक्रमण कर रहा है उस समय ये जो शुंग वंश था, इस शुंग वंश का अगला राजा बन जाता है वसुमित्र, वही वसुमित्र जिसने डेमेट्रियस को हराया था। अब ये वसुमित्र जो होता है, वसुमित्र और इस मिनेंडर के बीच में युद्ध होता है और ये हमारे वसुमित्र जो हैं ये इस मिनेंडर को भी हरा देते हैं, ठीक है। तो मिनेंडर 2 राजाओं को हराता है, मिनेंडर को हराता है वसुमित्र, यानी वसुमित्र 2 राजाओं को हराता है, एक डेमेट्रियस प्रथम को और दूसरा मिनेंडर या मिलिंद को, ठीक है। अब इस युद्ध से ज़्यादा मिलिंद के बारे में जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसलिए क्योंकि ये मिलिंद जो है ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है। मिलिंद की मुलाकात जो होती है ये होती है बौद्ध भिक्षु नागसेन से, ठीक है। मिलिंद किससे मिलते हैं? बौद्ध भिक्षु नागसेन से। अब ये मिलिंद, मिनेंडर है ना, और ये नागसेन दोनों के बीच में बौद्ध धर्म को लेकर काफ़ी परिचर्चा होती है। इस परिचर्चा का उल्लेख एक पुस्तक में है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम मिलिंद पन्हो, और इसको लिखने वाले जो है ये हमारे यही बौद्ध भिक्षु नागसेन है। तो नागसेन द्वारा लिखित पुस्तक मिलिंद पन्हो में ये मिलिंद और नागसेन के बीच धार्मिक बातचीत का वर्णन है और इसी बातचीत से मिलिंद जो है ये इम्प्रेस हो जाते हैं और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेते हैं।
इसी के साथ में ये जो डेमेट्रियस वंश है इसके बारे में इतना ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आपके नहीं बनेंगे। ठीक है, तो याद रखना है डेमेट्रियस प्रथम को, डेमेट्रियस द्वितीय में कुछ नहीं है, और मिलिंद को। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी डेमेट्रियस वंश की। अब बात कर लेते हैं यूक्रेटाइड्स वंश की। तो यूक्रेटाइड्स वंश वाले देखते हैं कि दो महान हमारे जो राजा हैं, एक डेमेट्रियस और दूसरा मिनेंडर, ये दोनों शुंग वंश के हाथों पराजित हो चुके हैं। तो ये यूक्रेटाइड्स वंश वाले जो होते हैं ये युद्ध के स्थान पर मित्रता की नीति अपनाते हैं। ठीक है, ये मित्रता की नीति अपनाते हैं, ये भारत पर आक्रमण नहीं करते हैं। अब मित्रता करेंगे तो क्या करेंगे, मित्रता करेंगे तो राजदूत भेजेंगे, है ना। तो यूक्रेटाइड्स वंश का जो शासक होता है इसका नाम था एंटीओकस। पढ़े थे ना एंटीओकस, वही एंटीओकस। तो ये एंटीओकस जो होता है ये अपना राजदूत भेजता है भारत, जिसका नाम था हेरियोडोरस। ठीक है, ये अपने राजदूत हेरियोडोरस को भारत भेजता है और इसके हाथ में मित्रता के प्रतीक के रूप में गरुड़ स्तंभ देकर भेजता है। ठीक है, अब ये हेरियोडोरस भारत में जिस राजा के दरबार में आता है उस राजा का नाम था भागभद्र। ठीक है, भागभद्र ये शुंग वंश का 9वां राजा था। ठीक है, ये शुंग वंश का 9वां राजा था। तो एंटीओकस जो है ये अपने राजदूत हेरियोडोरस को गरुड़ स्तंभ दे करके शुंग वंश के 9वें राजा भागभद्र के दरबार में भेजता है और इनके बीच में मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित हो जाती है। अब गरुड़ स्तंभ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं सप्लीमेंट्री, जैसे ये गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, तो याद कीजिए शुंगों की राजधानी कहाँ थी, तो शुंगों की राजधानी थी विदिशा या वेशनगर। तो ये जो है शुंगों की दूसरी राजधानी विदिशा या वेशनगर में स्थापित है गरुड़ स्तंभ। गरुड़ स्तंभ जो है ये किस देवता को समर्पित है, तो गरुड़ स्तंभ जो है ये भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। तो ये जो है ये भागवत धर्म का प्रतीक है ना। ये किस धर्म का प्रतीक होगा, तो ये भागवत धर्म का प्रतीक है। ठीक है, क्योंकि जो शुंग शासक थे ये भागवत धर्म यानी ब्राह्मण धर्म को मानते थे, इसीलिए एंटीओकस ने अपने राजदूत हेरियोडोरस को गरुड़ स्तंभ देकर के भेजा ताकि ये लोग खुश हो जाएं और संबंध जो है ये मित्रतापूर्ण हो जाए। ठीक है, तो यूक्रेटाइड्स वंश में इतना ही आपको जानना है, इससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर आने के चांसेस नहीं होते हैं। तो ये हमने आज देख लिया दो वंश, यवन और पहलव। कल के क्लास में हम लोग शकों को अलग से देखेंगे और उसके बाद में कुषाण को देखेंगे। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।